नीरज जी, ये जो सवाल मैंने उत्तर प्रदेश के सवाल को लेकर, आज मैंने काफी इस बारे में सोचा कि क्या हमें इस बारे में डिबेट करनी चाहिए, डिबेट नहीं करनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और चूंकि आप उन दिनों कलकत्ता में थे और आपने पूरा कैंपेन देखा, इतना पोलराइज्ड कैंपेन, आप भी मेरी राय से सहमत होंगे कि कम से कम हमें तो याद नहीं इतना पोलराइज्ड कैंपेन कभी हुआ होगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से दोनों तरफ से जो अटैक हो रहे थे वो बड़े भयानक अटैक हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो पार्लियामेंट के चुनाव में 18 सीट जीत के लेके आती है और उसके हिसाब से 122 सीटें मिलनी चाहिए विधानसभा की, वो घटके 72, 73, 74, 75 सीट के आसपास आके आ जाती है। उसके ठीक पहले बिल्कुल ऐसी स्थिति उत्तर दिल्ली के चुनाव में भी थी। कितना कैंपेन पोलराइज किया, लेकिन आपको मिली सिर्फ 8 सीटें। तो क्या ये जो स्ट्रेटजी जो बीजेपी की है, ये फेल्ड स्ट्रेटजी साबित हो रही है क्या, कि लोग अब इससे ऊब रहे हैं कि भाई अब आप इससे बात नहीं बन रही? मेरे ख्याल से दिल्ली और बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना ठीक से की नहीं जा सकती। उसका कारण यह है कि दिल्ली और बंगाल दोनों में ऐसी सरकारें थी जो गैर भाजपाई थी, और अगर उन्होंने इस कम्युनलिज्म का मुकाबला किया, उसकी वजह यह थी कि वे दोनों सरकारें कुछ काम कर चुकी थी या करके दिखा पाई थी। तो मेरी समझ उन चुनावों के परिणामों के बाद मेरी ये समझ बनी कि अगर गैर भाजपाई पार्टियां सत्ता में हैं, जहां पर अगर वे काम करती हैं, उनके पास काम का रिकॉर्ड है और ऐसा रिकॉर्ड है, और जनता में विश्वास पैदा कर पाती हैं कि हाँ हम सत्ता में हैं तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे अब गिनाने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी ने काफी प्रोग्राम किए थे और चुनावी वादे भी किए थे कि महिलाओं को 500 रुपए देंगे, और पढ़ाई के लिए क्रेडिट कार्ड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रेडिट कार्ड 10 लाख का मिलेगा। तो उससे पहले भी वो काम कर चुकी थी, जब कोरोना के समय में उन्होंने काफी मदद की थी लोगों की। तो उन्होंने अगर कम्युनल कार्ड का मुकाबला किया या अरविंद केजरीवाल ने किया, उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपना काम किया था। यानी मेरी समझ ये है कि काम, किसी भी सत्तारूढ़ सरकार का काम बीजेपी के या किसी पार्टी के कम्युनल कार्ड का मुकाबला कर सकते हैं। यूपी में वो स्थिति नहीं है, यूपी में सत्ता में बीजेपी है। अब यूपी में मेरी समझ से योगी को कम्युनल कार्ड इसलिए लाना पड़ रहा है कि उन्होंने वो काम नहीं किया जैसा काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी को कम्युनल कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम करके दिखा सकती है। अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए, लेकिन योगी जी को पता है कि मैंने काम नहीं किया है। लेकिन एक तीसरी बात यह कि वहां मायावती और अखिलेश अलग अलग हैं, और अगर जो चुनावी गणित है 40% शायद मेरे ख्याल से लास्ट पोल में मिला था, और अगर 5% से 10% कम होते हैं तब भी वह बीजेपी 30% के वोट के साथ नंबर 1 पार्टी रहती है। अगर 10% बहुत ज्यादा होता है, 5% हो सकता है। और पिछली बार जो योगी को वोट मिले थे, मुझे लग रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी कार्ड भी मिले थे। अखिलेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था, तो अखिलेश के एंटी वोट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे वगैरह हुए थे उसके वोट, प्लस थोड़े से पॉजिटिव वोट मोदी के कारण से, उस कारण से 40% वोट हो गए थे, जो मेरे ख्याल से 35% तो होने ही होने हैं। कोरोना के समय में जो उन्होंने किया वो 30 तक भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक विपक्ष विभाजित है, तब तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी तो आनी ही आनी है। अब योगी जी ये सोच रहे हैं कि जो वोटर मुझसे नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी वाला, वो वोटर हिंदू वोटर, अगर मैं उसको कम्युनल कार्ड के द्वारा अपने पक्ष में कर लूं कि वह मैंने जो काम नहीं किया उसको ना देख पाए, तो मैं वापस 35 से 40% तक वोट ला सकता हूं और वही मेजोरिटी पा सकता हूं जो मैं लास्ट टाइम पाई। तो मुझे लग रहा है उस हिंदू वोटरों को जिन्होंने पिछली बार वोट दिया था लेकिन इस बार काम से खुश नहीं है, नाखुश है, वे वोट न दे, एक ऑप्शन ये हो सकता है, या अखिलेश को वोट देते हैं। उससे बचने के लिए वो ये कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, 1-2% तक काम कर सकता है। आलोक जी, आपको क्या लगता है, क्या क्या वोटर उत्तर प्रदेश का इतना मैच्योर है कि जो इस बात को समझ पाएगा कि भाई हमने 5 साल आपको चुनाव में इसलिए जिताया था क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लिए काम करें? इसके पहले उसने बहुत स्पेशल खास ट्रेंड था। 2007 में मायावती सरकार को पूरा बहुमत, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार को पूरा बहुमत, 2017 में बीजेपी की सरकार को पूरा बहुमत। यानी बहुमत इसलिए मिला है क्योंकि आप काम करके दिखाएं। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको रिपीट नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश का वोटर उस लेवल ऑफ मेच्योरिटी पर आ गया है जहां पे इस बार वो इस तरीके के कम्युनल कार्ड्स पर ध्यान नहीं देगा? 5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या काम हुए इस पर ध्यान देकर वोट करेगा? देखिए, ये प्रश्न मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें एक प्रिजम्पशन है। ये प्रिजम्पशन ये है कि उत्तर प्रदेश का वोटर काम देख के वोट दे रहा था। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के वोटर ने किसका काम देख के वोट दिया था? अगर पिछले चुनाव में उसने कोई काम नहीं देखा था, वो तो वहाँ, और न कोई जो वादे थे, अगर मान लीजिए कि कोई विकास के बड़े बड़े वादे थे, तो वो कहाँ हैं वो वादे? वो कहाँ गए?
तो मुझे संदेह ये है कि हम जो मान रहे हैं ये हमारे लिए हमारी सदिच्छा है कि वोटर काम देख के वोट देता है। एक समय पर आपको पिछले चुनाव के पहले यानी 2014 के बाद और 2017 के चुनाव के पहले ये बात बड़े पैमाने पर चली हुई भी थी कि अब हर प्रदेश में जहां चुनाव हो रहा था कि वोटर परफॉर्मेंस को वोट दे रहा है। इसमें शिवराज सिंह की परफॉर्मेंस भी शामिल थी और इसमें अन्य मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे तो कोई मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछला भी हुआ है और इस बार भी वो परफॉर्मेंस कहीं हो सकता है कि परफॉर्मेंस होती और परफॉर्मेंस दिखाई जाती, लेकिन मुझे लगता है मूल फोकस ही ये सरकार जब से बनी है इसका फोकस ही परफॉर्मेंस नहीं है। इनका इरादा कुछ और है और ये उस इरादे की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार और मेरे पास ये मानने का कोई ठोस कारण नहीं है तमाम तरह लोगों से बातचीत करने के आधार पे सिद्धार्थ दीपक जैसे विद्वानों से बात करने के आधार पर कि उत्तर प्रदेश का वोटर किसी दूसरी दिशा में विचार कर रहा है। उसमें बहुत सारे लोग आपसे बातचीत में कहेंगे कि हाँ ये गड़बड़, लेकिन ये लोग पहले भी ऐसे ही कह रहे थे। प्रश्न ये है कि जो लोग पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में अभिभूत होकर इस तरफ गए थे उनमें से कितने लोग अपने विचार बदलने जा रहे हैं और क्या वो चुनाव के पहले तक जो विचार आज बदल के हमको आपको कह देंगे चुनाव के दिन वोट डालने तक उस विचार पे कायम रहेंगे या आज से लेकर चुनाव के बीच में फिर योगी आदित्यनाथ या केंद्र की सरकार के जो बड़े बड़े महानुभाव यहाँ आएंगे वो फिर ऐसा कुछ नहीं कर देंगे जिससे कि वो सारा विचार किनारे रहेगा और ये सब फिर एक बार हो करते हुए चल पड़ेंगे। बट दीपक जी जो बात अभी निरंजन जी ने कही कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जैसी शख्सियत थी जिन्होंने उस कम्युनल कार्ड का जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया या उसके खिलाफ खड़ी रही, मजबूती के साथ खड़ी रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे जो मजबूती के साथ खड़े रहे, उस ट्रैप में नहीं आए। आज की तारीख में बीजेपी के इस कैंपेन को या योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान को काउंटर करने के लिए क्या अखिलेश यादव या मायावती के अंदर वो सलाहियत है कि वो इस कैंपेन को निरस्त कर सके और जो असली मुद्दे उस पर चुनाव करवा सके? देखिए, सही है कि एक परसेप्शन ये ज़रूर बन रहा है और अगर आप लखनऊ में किसी से बात करेंगे रिपोर्टर से, ब्यूरो चीफ से, वो यही कहेंगे कि साहब अखिलेश यादव जो है वो निकल नहीं रहे हैं क्योंकि जनता जो है पिछले 20-25 साल से उनको एक चुनाव की जो दस्तक होती है, जैसे विजय भाई ने कहा कि सीमा पर हरकत है तो क्या चुनाव नज़दीक है। लखनऊ में हमेशा जो पैरामीटर था वो बड़ी बड़ी रैलियों से ही शुरू होता था, वही शंखनाद होता था। वो रैलियां देखने को नहीं मिल रही। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें इसमें कहूँगा कि आप अगर पंचायत चुनाव देखें, देखिए हम सर्वे पे तो जा नहीं सकते, अगर हाल फिलहाल में सबसे ताज़ा अगर कोई चुनाव हुआ है, मैं डायरेक्ट चुनाव की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर गांव वालों ने सीधे वोट दिया और जिसको सरकारी चुनाव हम कहते हैं। अब अगर आप देख लें 2005 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी जीती है, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी जीती है, जिसकी सरकार होती है वो पंचायत चुनाव जीतता है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि बीजेपी इस चुनाव को लूज कर गई। मैं डायरेक्ट पोलिंग की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की नहीं। समझ और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। ये चुनाव का जैसे ही नतीजा आया है उसके बाद से ही आपने देखा कि कभी वहां पर BL संतोष जा रहे हैं तो कभी वहां पर राधा मोहन सिंह जा रहे हैं, भोपाल से आनंदीबेन को बुलाया जा रहा है, फिर अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, फिर नड्डा मीटिंग कर रहे हैं और फिर इस तरह की खबरें आ रही थी कि साहब अब योगी जो है इनको हटाया जाने की बात हो रही है और बाद में एक आ गया कि अभेदान दे दिया है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ये जो पंचायत चुनाव था ये एक बहुत बड़ा एक पैमाना है जहां पर हम एक इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। अगर आप देखें पिछले दिनों भदोई में जो रैली करी है अखिलेश यादव ने, उसमें इतनी भीड़ थी जो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। उससे पहले सितंबर में 12 या 13 तारीख को पिछले महीने जब समाजवादी पार्टी ने सड़कों पे इकट्ठा हुआ, इतने ज्यादा भीड़ आ गई कि दफा 144 लगानी पड़ी। आप किसान यूनियन की महापंचायत देखिए, आप वहां पर जो आप भीड़ देखिए वो रैली नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश से 2 बार जो हमारी बातचीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश स्लॉग ओवर खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आखिरी 2-3 महीने में वो निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा है, बसपा है, इनको वो फिर ईडी का डर है, सीबीआई में बहुत से केसेस हैं, उसके अलावा इनकम टैक्स, ये जो एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं मायावती पे, मुलायम सिंह पे और तमाम केसेस, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट के हों, चाहे वो केसेस जो हैं वो
चीफ इंजीनियर जो यादव सिंह वाले पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे करप्शन के मामले हैं, माइनिंग के मामले हैं, इस तरह उनको लगता है कि थोड़ी तेजी अगर अभी दिखाई तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा चुनावी हाथ से निकल जाए। तो अखिलेश स्लॉग ओवर्स खेलेंगे ऐसा मुझे लगता है आखिरी 3 महीने 4 महीने में। और दूसरी चीज हमको एक थोड़ा सा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि इतना ये जो कोविड का जो पूरा मामला रहा अप्रैल मई जून जुलाई, वहां पर भी जिस तरह के एक तरह से विपक्ष को रैली करने से रोकना, गैदरिंग से रोकना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट फिर मैं कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल भी नहीं है, मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।